ဒုဒမမှုဘုံမွေးတက်ကကျွန်တော်တို့အမိတ်ပေးရဗျမမဲမြင်လဲအကုန်ပြည့်တန်ကြလဲအကုန်ပြည့်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြစ်ရှင်းချင်းပြီးမှတောင်ပေါ်သာကျွေးရကိုရောက်တယ်ဗျတော့ကလောက်ရတယ်ကိုဝင်ရင်းတွေကအဲ့လိုကလောက်ရတယ်ကိုရှင်းရှင်းလောက်တော့မှာကလေးလူကြီးတွေ့တာကိုပြည့်တဲ့အမင်းနဲ့ပြည့်ရှင်းခဲ့တာရှိပါတယ်दोस्तों पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई म्यांमार आर्मी के कुछ सोल्जर्स की, जिसमें वो कबूल करते हैं, कन्फेस करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट से ऑर्डर था कि रोहिंग्या पीपल को जहां भी देखो उन्हें गोली मार दो। 2017 में रोहिंग्या जोनोसाइड हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ये जोनोसाइड हुआ, इसकी क्या वजह थी, और हिंदुस्तान में डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन ऐसा क्या है कि कहते हैं कि 2 स्टेट में मुसलमान यानी कश्मीर और असम में मुसलमान एक स्टेप दूर है जेनोसाइड से। आज हम लोग इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। म्यांमार में एक स्टेट है रखाइन, जहां डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें एक ग्रुप है रोहिंग्या। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 15 लाख से 20 लाख इनकी टोटल पॉपुलेशन है। इनके ऊपर सालों से किसी न किसी बहाने तशद्दुद होता रहा, हिंसा होता रहा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है म्यांमार की, उनका ये मानना है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी ये बांग्लादेश से या बंगाल से आए हुए हैं कॉलोनियल एरा के टाइम में, यानी अंग्रेज़ों के टाइम में। 2012 में इनके ऊपर इतना ख़तरनाक फसाद हुआ और तशद्दुद हुआ कि 1,40,000 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर गवर्नमेंट कैंप में शरण लेनी पड़ी। सालों से इनके ऊपर किसी न किसी बहाने से हिंसा होता रहा। 2013 में यूनाइटेड नेशन ने ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी थी, इसको मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑन द अर्थ कहा, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अल्पसंख्यक माना गया इसे। मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑन द अर्थ होने के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी रोहिंग्या के जो लोग थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगस्त 2017 में एक प्री प्लान गवर्नमेंट की तरफ से अट्रोसिटी यानी ब्रूटालिटी और क्रूरता इनके खिलाफ शुरू हुआ, जिसे म्यांमार गवर्नमेंट ने क्लियरेंस मिशन कहा। देखते ही देखते 24,000 से ज़्यादा रोहिंग्या के मर्दों का कत्ल कर दिया गया। 18,000 से ज़्यादा औरतों का, लड़कियों का रेप होता है। 2,25,000 से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। 9 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ बांग्लादेश का जो कॉक्स बाज़ार रिफ्यूजी कैंप है वहाँ जाकर के पनाह लेते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में रोहिंग्या के लोग जाकर के वहाँ पे शरण लेते हैं। हज़ारों ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसे अगर आप सुन लें तो शायद आपकी नींद उड़ जाए। जले हुए इंसानों की ऐसी लाशों की तस्वीरें हैं जिसे अगर आप देख लें तो शायद आपको 2 दिन तक हलक से खाना ना उतरे। लाखों लोग घर से बेघर हो गए, हज़ारों लोग मारे गए। आंग सान सू की, जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं, यानी शांति का पुरस्कार जिन्होंने जीता है, वो उस वक्त म्यांमार की प्रेसिडेंट थी, जिनके हाथ में सब कुछ था। अगर वो चाहती तो उसे एक झटके में कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे जेनोसाइड मानने से इनकार कर दिया। 11 नवंबर 2019 को गाम्बिया के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अबूबकर तम्बादू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया म्यांमार के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान का जो जेनोसाइड हुआ है उसके बारे में बात की। 10 से 12 दिसंबर 2019 को इस केस की हेयरिंग हुई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें 25 जनवरी 2021 का डेट दिया गया म्यांमार गवर्नमेंट को उसके क्लैरिफिकेशन और रिस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए। अब तक यूनाइटेड नेशन और दुनिया की तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज़ की तरफ से म्यांमार के जो रोहिंग्या पीपल हैं उनको ना कोई प्रोटेक्शन मिला है और न म्यांमार गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप किया गया है। नेटो फोर्स जो दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में एकदम से चली जाती है, म्यांमार शायद इसलिए अब तक नहीं गई है क्योंकि मरने वाले मुसलमान हैं। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, कनाडा और दुनिया की तमाम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्री, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ और ट्वीट के अलावा जो रोहिंग्या के जो पीपल हैं उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वैसे बहुत सारे विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जो ये साबित करते हैं कि रोहिंग्या पीपल के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ जेनोसाइड हुआ है। लेकिन अभी जो रोहिंग्या के जो म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने जो कन्फेस किया है कि हाँ गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी, शायद उससे इंटरनेशनल कोर्ट एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट दे और रोहिंग्या के जो पीपल हैं उनके साथ इंसाफ हो और उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिले और वो पीसफुल्ली प्रोटेक्शन के साथ वहाँ जाकर के दोबारा रह सके।
दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हिस्ट्री हमेशा फ्यूचर के लिए एक इबरत होती है, एक लर्निंग लेसन होती है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने पास्ट की गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो याद रखिए, स्पेनिश फिलोसोफर ने कहा था कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट। मतलब जो अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं, हिस्ट्री उनके ऊपर रिपीट होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन, जो एक जेनोसाइड वॉच ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जेनोसाइड वॉच, जो किसी भी कंट्री के अंदर जेनोसाइड की सिचुएशन को स्टडी करती है और उस कंट्री को और यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलर्ट करती है, वार्न करती है उस जेनोसाइड की सिचुएशन के बारे में। डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि मुस्लिम ऑफ कश्मीर एंड असम आर वन स्टेप अवे फ्रॉम जेनोसाइड। मतलब कश्मीर और असम के मुसलमान सिर्फ एक कदम दूर हैं जेनोसाइड से। अगर हम अब भी इन चीज़ों को नहीं समझें तो शायद बहुत बुरा सिचुएशन हो जाएगा। रोहिंग्या जेनोसाइड में 4 ऐसे बड़े रीज़न जो हिंदुस्तान के सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया। म्यांमार के अंदर फेसबुक एक बहुत ही कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव यूज़र्स हैं, जो म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन का 39.5% बनता है। पिछले 10 सालों में फेसबुक पर इतनी ज़्यादा झूठ, इतनी ज़्यादा नफरत फैलाई गई रोहिंग्या जो पीपल हैं उनके बारे में कि र्यूटर जैसे रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़ एजेंसी फेसबुक को हेट बुक कहता है। स्टीव स्टिकलो एक रिसर्चर हैं, उन्होंने 1000 ऐसी पोस्ट जमा की जो रोहिंग्या जो पीपल हैं उनके अगेंस्ट क्रूरता, नफरत और बहुत ही अजीब सी चीज़ें फैलाते हैं, जो डायरेक्टली फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको वायलेट करता है। अब आप इस सिचुएशन को हिंदुस्तान से कंपेयर करके देखें। हिंदुस्तान, आपको फेसबुक पर ऐसे हज़ारों पोस्ट हिंदुस्तान में मिल जाएंगी जहां मुसलमानों को कोरोना बम, कोरोना जिहादी, उसके बाद आतंकवादी, कटुआ और इस तरह का टाइटल दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से रोहिंग्या में वहाँ पर मुसलमान, जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उनको रेशियल सलर के तौर पर क्लार बोला जाता था। जो स्टीव स्टिकलो का रिसर्च है उसमें आपको ऐसा कई सारा पोस्ट मिल जाएगा जिसमें लोग ये लिखते हैं कि जस्ट फीड देम टू पिग्स, यानी उन्हें सुअरों को खिला दो। उसके अलावा पिग लिखते हैं कि पिग्स फैट इनसाइड डैम क्लार्स माउथ, यानी वो जो क्लार्स, जिसको जो नफरत के तौर पे बोलते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हो, उनके मुंह में जो है पिग की चर्बी डाल दी जाए। इस तरह के पोस्ट थे। अब आप सोचिए कि कई सारा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन जो मार्क जुकरबर्ग की जो अथॉरिटी है फेसबुक की, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने में टाइम लिया। हिंदुस्तान में भी इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए मैंने ये सोचा है, ये इरादा किया है कि हर हफ्ते जो उस हफ्ते के सोशल मीडिया की टॉप 5 या टॉप 10 जो बड़ी झूठी न्यूज़ होगी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके लाऊंगा। दूसरा बड़ा रीज़न है एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमिस्ट बौद्धिस्ट ग्रुप, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है आशिन विराथू, जो मॉन्क हैं, यानी एक सन्यासी हैं, जिनका 2013 में टाइम मैगजीन के कवर के ऊपर तस्वीर छपती है जिस पे लिखा होता है द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर। इसकी वजह यह है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा मुसलमान, यानी जो रोहिंग्या के मुसलमान थे, उनके खिलाफ हेट स्पीचेस दिए, नफरत फैलाई, लोगों को हिंसा करने यानी वायलेंस करने के लिए उकसाया। अब आप हिंदुस्तान के अंदर ऐसा सिचुएशन देख लें, आपको कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर, उसके बाद रिलीजियस प्रीचर मिल जाएंगे जो मुसलमानों के अगेंस्ट हेट स्पीचेस देते हैं और लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाते हैं। और बहुत सारा ऐसा आपको जो है वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मिल जाएगा, ठीक म्यांमार के बुद्धिस्ट ग्रुप के जैसे, जिनका काम है दंगा करना और करवाना। तीसरा रीज़न है मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी म्यांमार में जो बुद्धिस्ट हैं उनके दिलों में एक डर बिठाया गया कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए बुद्धिस्ट अपने ही कंट्री में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में चले जाएंगे। बल्कि जब 2017 में जेनोसाइड हुआ है तो जो म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 4% थे, जबकि बुद्धिस्ट 88 से 90% थे। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और हिंदू पॉपुलेशन को जो है डराया जाता है कि वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में चले जाएंगे। जबकि एक डेटा जर्नलिस्ट है रुक्मिनी और विजेता सिंह, इनका एक रिपोर्ट रिसर्च जो है अगस्त 2015 में द हिंदू में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने डेटा और स्टेट से ये साबित किया है कि लास्ट डिकेड में, यानी दशक में, मुसलमानों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हिंदुओं के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से स्लो है। यानी हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फास्ट है मुसलमानों के कंपेयर में, लेकिन फिर भी ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। चौथा और सबसे खतरनाक और ड्रेडफुल रीज़न है सिटीजनशिप लॉ। 1982 में म्यांमार गवर्नमेंट ने एक सिटीजनशिप लॉ, एक कानून बनाया जिसमें 135 एथनिक ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज़ किया, मगर रोहिंग्या के मुसलमानों को इलीगल माना गया, यानी उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी या बंगाली माना।
एक झटके में 15 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान स्टेटलेस हो गए। अब उनका कोई कंट्री नहीं रहा। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था कि उनके साथ जैसा चाहे वैसा बिहेव करे। अब आप हिंदुस्तान में इस सिचुएशन को कंपेयर करें CAA और NRC से। असम के अंदर 19 लाख लोग NRC के होने के बाद स्टेटलेस हो गए, जिसमें से मुसलमानों के अलावा सारे जो भी लोग थे उनको CAA से सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो रेस्ट मुसलमान बच गए उनको घुसपैठी माना जाएगा और उन्हें गवर्नमेंट के बनाए हुए कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनके साथ जैसा चाहे बिहेव करे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो अब घुसपैठी है। दोस्तों, इस वक्त 8 से 9 लाख रिफ्यूजी जो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेंस यानी घनत्व वाला रिफ्यूजी कैंप है, जो जहां बिल्कुल भी बेसिक फंडामेंटल जो फैसिलिटीज़ है वो वहां पे मौजूद नहीं है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट म्यांमार की गवर्नमेंट से नेगोशिएशन कर रही है कि जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनको वापस भेजा जाए, जबकि अभी वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, अभी भी वहाँ पे हालात बहुत टेंस है। ऐसे में बिना किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के रोहिंग्या के मुसलमानों को वापस म्यांमार में भेजना एक और जेनोसाइड को दावत देने के जैसा होगा। और बांग्लादेश इस सिचुएशन में भी नहीं है, यानी वो खुद एक गरीब कंट्री है, तो वो और ज़्यादा दिन जो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और इनका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकाले जहां वो पीसफुल तरीके से रह सकें। अगर मुझे फ्यूचर में कभी मौका मिलता है तो मैं और डिटेल्स के साथ जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसके बारे में आप लोगों के सामने मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। इसके अलावा जो फेसबुक का जो मिसयूज़ हुआ है हिंदुस्तान में भी इसका हो रहा है, इसके बारे में भी अगर मौका मिलता है तो अगले हफ्ते और डिटेल्स में इसके बारे में बात करूँगा। लास्ट में दोस्तों, आपकी हमारी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आसपास जो आपके जो नॉन मुस्लिम हैं, लाइक हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं, वो आपके कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते हैं, वो आपको देखते हैं और उसी को इस्लाम समझते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे जितना अच्छे से मिलें उतने अच्छे से इस्लाम आप उनके सामने रिप्रेजेंट होगा। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी से एग्रेसिव होकर के मिलेंगे तो ऐसा ग्रुप जिनको इससे फ़ायदा होता है दंगा कराने से, उनको और ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे कंट्री के अंदर अच्छे से रहना। तो अच्छे से रहें, पीसफुल रहें, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।